एग्जाम है कि अगर सिर्फ आप न्यूमेरिकल मत करके जाओ, खाली थ्योरी पे ही पास हो सकते हो। 9 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 5 करने हैं, तो आपके पास चॉइस है कोई भी 4 छोड़ने की। तो थ्योरी उसमें से होती है, मतलब थ्योरी का आधा पेपर होता है, 4 या 5 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं। डबल एंट्री। हाँ हाँ, ऐसा अकाउंटिंग के फीचर्स बताओ, डबल एंट्री के बताओ, डिफरेंस बताओ, ऐसे करके बहुत सारी चीजों में। 100 नंबर का पेपर है। 50 तो कितना पड़ेगा? हाँ हाँ अमेरिका में पहुंच गए। हाँ, जरूर। ऐसा नहीं होता है सर, पेपर भी 50 नंबर में 2 घंटे का होता है। हाँ, इस बार आपके सेमेस्टर में कोई नहीं है वैसे। एक ना एक पेपर ऐसा निकला होगा, जैसे इंग्लिश निकला होगा 2 बारी तो। अच्छा, अब जो है हो गया हायर परचेज सिस्टम, वही था, थोड़ी सी एडवांस एंट्री मिला मिला के क्वेश्चन होगा उस तरीके का, बट वो आपने समझ लिया है। अब है ब्रांच अकाउंटिंग। हाँ, तो इसमें सिर्फ यही था, लेजर्स और वो बनाना था। ये और बनाना उसका तो यही है कि नजर करो और दो चीज, और उसका वर्क जो था। और वर्किंग हो, लेकिन अंदर जो क्वेश्चन के अंदर का पार्ट है ना, एक दो लाइन चेंज हो जाएगी, बस वही है चैप्टर में। कभी बोलेगा कि वो जो सामान है वो डैमेज हो गया और वो रिटर्न किया। तो पूरा ज्यादा क्या कभी वो बोलेगा, है? नहीं नहीं उस तरीके का नहीं। बनाना जो फाइनल जो चार्ट बनाना, जो टेबल बनानी है, वो यही है कि या तो लेजर बनाने को आएगा या फिर जर्नल एंट्री करने को आएगा। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोल देगा, हायरर या किसके, मतलब बायर या सेलर किसके बुक्स में करना है। तो एक वेंडर है, एक हायरर है। तो अगर मान लीजिए कि हायरर है तो लेजर अकाउंट बने, मतलब दोनों अपोजिट पार्टी अपोजिट नाम के लेजर्स बनाएंगे, और एक हायर परचेज बनाएगा, एक मशीनरी अकाउंट बनाएगा, ऐसा। ठीक है, तो अब है ये ब्रांच अकाउंटिंग, हायर परचेज का चैप्टर हो गया फिनिश। ब्रांच अकाउंट में भी 2 चैप्टर है, एक 1 एक 2। मतलब वही बेस है जो 1 में क्लियर कर दिया है, 2 में उसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट कर दिया है। ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है, मेजरली इसमें क्या समझाया गया है, मीनिंग क्या है। जो ब्रांच होती है, कंपनी एक खोलते हैं, एक कंपनी का एक सेगमेंट खोला, एक जगह खोली, अब उनको लग रहा है कि हम बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे से बिल्डिंग कर सकते हैं, उन्होंने और 4-5 जगह पे ब्रांचेस खोल दी। अब उसका पूरा अकाउंटिंग कैसे मेंटेन होता है वो है, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, क्योंकि आप अकाउंटिंग समझ रहे हो, तो आपको धीरे धीरे ना हर जगह की अकाउंटिंग समझा दी इन ब्लॉक्स में, जो तुम्हारे बी से फोर्थ में। इन्होंने हर जगह की अकाउंटिंग हमें समझा दी। पहले बेसिक अकाउंटिंग समझा दी, जर्नल ऐसे बनता है, लेजर ऐसे बनता है, टेबल ऐसे बनती है, टी फॉर्मेट ये होता है, डेट पर्टिकुलर ये होता है। पहले ये बेसिक चीजें क्लियर कर दी आपको। फिर धीरे धीरे ये बता दिया कि कंसाइनमेंट बिजनेस जो चलता है वो कैसे बनाता है अकाउंट्स। फिर धीरे धीरे ये बता दिया कि जॉइंट वेंचर वाले बिजनेस अकाउंटिंग कैसे बनाते हैं। तो अकाउंटिंग को अलग अलग सेगमेंट, एक दुकान वाला अकाउंट्स कैसे बनाएगा, एक कंपनी वाला अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, एक जॉइंट वेंचर में आए हैं पार्टनरशिप टेम्परेरी करने के लिए, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जब बिल्डिंग खत्म हो जाएगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो अकाउंटिंग कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद ब्रांच भी बता दिया, फिर उसके बाद हायर परचेज भी बता दिया, तो वो अकाउंटिंग सेगमेंट है। तो बेसिकली अकाउंट्स आपको समझाने का इनका मीनिंग है, तो उसमें वो आपको हर प्रकार के जो अकाउंटिंग है वो समझाएंगे। अब ये लास्ट पॉइंट है आपका पूरे चैप्टर का, ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग ये होता है कि आपने एक बिजनेस खोला, मान लीजिए दिल्ली के निर्माण विहार में या लक्ष्मी नगर में, आपको अच्छा लग रहा है ये बिजनेस, आपने इसका एक शाखा यानी कि एक ब्रांच, हिंदी में शाखा इंग्लिश में ब्रांच, आपने एक ब्रांच इसकी यूपी में नोएडा सेक्टर 15 में भी खोल दी। फिर आपने एक ब्रांच इसकी उत्तम नगर में भी खोल दी। फिर एक ब्रांच आपने गांधीनगर में भी खोल दी, धीरे धीरे आपने और स्टेट लेवल पे अलग अलग लेवल पे खोल दी, नेशनल लेवल पे खोल दी। तो ये ब्रांच अकाउंटिंग है कि कैसे ब्रांच मेंटेन होता है, वो समझाएगा ये पूरा चैप्टर। अब बिजनेस में बी स्प्लिट अप टू इनटू अ नंबर ऑफ डिविजन्स, या तो वो अपना बिजनेस में नंबर ऑफ डिविजन्स में स्प्लिट हो सकता है, बांट सकते हैं। द डिविजन्स आर नोन एज डिपार्टमेंट्स इफ लोकेटेड अंडर द सेम रूफ। अगर एक ही ब्रांच के अंदर अलग अलग सेगमेंट बांटती है, परचेज का सेगमेंट अलग है, अकाउंटिंग का अलग है, कॉलिंग का डिपार्टमेंट अलग है, कैशियर का डिपार्टमेंट अलग है, तो ये डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। ऑन द अदर हैंड इनको डिपार्टमेंट्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ डिविजन्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द टाउन या कंट्री या वर्ल्ड, तो दे आर कॉल्ड ब्रांचेस। आगे बात समझ में है ना। तो एक ही कंपनी के अंदर का सेगमेंट बांट रहे हो तो परचेज सेल आईटी मार्केटिंग ऐसे बांटोगे, तो वो डिपार्टमेंट्स हो गए। और अगर आप इसको प्लेसेस लेवल पे बांटते हो कि दिल्ली यूपी चेन्नई मद्रास,
तो फिर ये ब्रांचेस हो गए। फॉर एग्जाम्पल कॉटेज एम्पोरियम हैज वेरियस डिविजन्स लाइक गारमेंट्स, फर्नीचर, गिफ्ट आइटम, ज्वेलरी, ये इनके सेगमेंट हो गए अलग अलग। तो ये इनके डिपार्टमेंट होंगे, ब्रांचेस नहीं, बट दे आर लोकेटेड इन सेम बिल्डिंग एंड सो कॉल्ड डिपार्टमेंट। जैसे कि अभी बात करी, स्नो वाइट हैज इट्स शोरूम्स इन कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस, करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन, कमला नगर, दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस, है ना। तो यही ब्रांचेस को समझाया है कि अगर आप ब्रांचेस मतलब अकाउंटिंग देखते हो तो अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा उसके अंदर, क्योंकि ब्रांच के अंदर क्या होता है कि एक तो हर ब्रांच का अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए, फिर टोटल भी होना चाहिए कंबाइन करके कि टोटल उस कंपनी ब्रांड का टर्नओवर क्या है, क्योंकि जब टर्नओवर पूछी जाती है तो एक ब्रांच की नहीं मानी जाती, पूरे एंटायर कंपनी की मानी जाती है। और अलग अलग ब्रांच से कितना प्रॉफिट लॉस, क्या है, अकाउंटिंग है, क्या खर्चा है, इनकम है, वो सब देखना पड़ेगा। Moreover, the firm has to keep strict control over various activities of each branch and ensure that it's smooth functioning. ठीक है, the accountants therefore have developed some specialized accounting method for the recording of transaction at branch level. अगर आप ब्रांच लेवल पे अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग मेंटेन होता है वैसे नहीं होता है, और स्पेशल लेवल पे उन्होंने मेंटेन करने के लिए एक नई टेक्निक निकाली, मतलब अकाउंटेंट्स ने जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई, for incorporating the net effect of all branches transactions of the firm. ठीक है, from accounting point of view the branches are divided into three categories. dependent branches होता है, independent branches होता है, और foreign branches होता है। ठीक है, तो इस the unit we will learn how the accounts of dependent branches are maintained and how their profit and loss are worked out. हम जो डिपेंडेंट पहला वाला है वो कैसे मेंटेन होता है इस ब्लॉक में हम वो पढ़े। वैसे तीन तरह की कैटेगरी होती है ब्रांचेस की जो अकाउंटिंग मेंटेन होती है, मतलब ब्रांचेस की अकाउंटिंग मेंटेन करने के तीन पॉइंट ऑफ व्यू हैं, डिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग के लिए आपको क्या क्या नीड है वो सब बताया गया, समझाया गया। ये थ्योरी हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि साथ साथ थ्योरी का भी क्वेश्चन हो रहा है। अब आपको ब्रांच अकाउंटिंग डिफाइन करने को बोलेगा 6 नंबर के अंदर, आप डिफाइन करो उसको, चार्ट भी बनाओ एक, वो जो पाई चार्ट करके क्या होता है, फ्लो चार्ट करके, कि आपने एक नाम लिखा, यहाँ पे लिखा ब्रांच कैटेगरीज, उसको ऐसे लगा करके नीचे ऐसे करके लाइन बनाया और 3 सेगमेंट डिवाइड कर दिए, उससे आपका आधा पेज चला जाता है। जब थ्योरी का क्वेश्चन आए तो फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की जाए, टी चार्ट, फ्लो चार्ट, उससे आपका पेज भरता है। एग्जामिनर जो चेक करता है उसको चेक करने में मजा आता है, उसको खाली लिखित में थ्योरी थ्योरी नहीं दिखती है, तो थोड़ा सा आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा थ्योरी को। तो आप हर चीज में ये फ्लो चार्ट आप जबरदस्ती हर चीज में डाल सकते हो, डालो। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंटिंग समझाने को बोलेगा तो इस तरह से समझा सकते हो। नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग के लिए आपको क्या क्या नीड है वो सब समझाया हुआ है इसमें। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस कितनी तरह की होती है, तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द ब्रांचेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो ब्रांच की कैटेगरीज थी। ये ब्रांच बता रहा है कि कितने तरह की ब्रांच होती है जो कैसे अपना अकाउंट मेंटेन करती है। पहला, ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक तो इस तरह की ब्रांच मेंटेन होती है जो अपना फुल सिस्टम मेंटेन नहीं करते अकाउंट्स का, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का लिख लेते हैं। सेकंड, ब्रांचेस कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि जो ब्रांचेस है वो फुल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। और तीसरा, फॉरेन ब्रांचेस, जैसे ऊपर बताया। ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि द ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांचेस, जो ऊपर बात की। द मेन फीचर उसके निकलेंगे, दे सेल ओनली दोज गुड्स which are received from the head office and are not usually allowed to make purchases in the open market। मतलब वो ब्रांच ऐसी ब्रांच है जो हेड ऑफिस वाली ब्रांच पे डिपेंडेंट है, हेड ऑफिस खरीद के इनको बेचने के लिए स्टॉक देगा, ये ब्रांच उनको सेल करेगी। अगर इनका स्टॉक खत्म हो जाएगा तो इंडिविजुअल लेवल पे वेंडर से डील करके खरीद नहीं सकते, ये हेड ऑफिस को ही कॉल करेंगे, वहां से दोबारा सामान आएगा। इसलिए ये प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते, इसीलिए इनको डिपेंडेंट ब्रांचेस कहा जाता है। डिपेंडेंट ब्रांचेस, वो वर्ड समझ में आ गया आप, क्योंकि ये मेन जो ब्रांचेस हैं वो मेन हेड ब्रांच पे डिपेंडेंट हो गई, तो डिपेंडेंट ब्रांच हो गई, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, ये फुल अकाउंटिंग सिस्टम की इनको मेंटेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि वहां से सारा मेंटेन हो ही रहा है। इनको बस अपना सेल दिखाना है, इनको परचेज, ज्यादा खर्चे, इनकम नहीं दिखाने, क्योंकि इनका पूरा कंट्रोलिंग हेड ऑफिस से चल रहा है। तो इन्हें बोलते हैं ब्रांचेस जो अपने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करते, इनको डिपेंडेंट ब्रांचेस भी कहते हैं। तो ये करते क्या क्या है, दे सेल ओनली दोज गुड्स जो रिसीव होते हैं हेड ऑफिस से, अपने इनको अलाउड नहीं है कि वो खुद ओपन मार्केट में जाके परचेज कर सकते।
एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से अगर 2-4 परमिशन मिली है उसको छोड़ के, ठीक है ना। गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस, जो गुड्स होंगे वो सप्लाई किए जाएंगे हेड ऑफिस के थ्रू टू सच ब्रांचेस आइदर एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। यहाँ पे जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 2 शब्दों से देखने को मिलेगा, एक कॉस्ट प्राइस, एक इनवॉइस प्राइस। ये बहुत ज्यादा चलेगा, जैसे हायर परचेज में चला आपका, है ना, कैश प्राइस, क्रेडिट प्राइस, हायर परचेज प्राइस। यहाँ पे चलेगा कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये बैठता है, ऊपर ऊपर का मैं बता दूं, कॉस्ट प्राइस का मतलब बैठता है हमें कितने का पड़ा। ये शर्ट हेड ऑफिस ने 100 शर्ट्स हमको ब्रांच को, करोल बाग वाली ब्रांच को दिए बेचने के लिए, ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच है ये हेड ऑफिस पे। तो इनका कॉस्ट प्राइस होगा, एक इनवॉइस प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस मतलब कि इसकी कीमत क्या है, जो ये शर्ट कितने की पड़ी, और इनवॉइस प्राइस आप कितने का सेल कर सकते हो। कितने का सेल कर सकते हो ये भी हेड ऑफिस डिसाइड करता है, वो ब्रांच इंडिपेंडेंटली डिसाइड नहीं कर सकती, इसलिए उसको डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं, ठीक है। हो गया सेलिंग प्राइस। हाँ, इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, ऐसा। ऑल मेजर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस, क्योंकि ये तो डिपेंडेंट ब्रांच है, तो ये अपने अकाउंट्स तो मेंटेन करते नहीं है, तो इनका सैलरी, इनका स्टाफ, इनका जो खर्चा है, इनका जो बिजली पानी है, वो सब हेड ऑफिस वाली ब्रांच बियर करती है, ठीक है। द ब्रांच मैनेजर इज अलाउड टू इंकर ओनली पेटी एक्सपेंसेस, जो ब्रांच मैनेजर होगा उसको छोटे मोटे खर्चे को क्रिएट करना, एंट्री करने का अलाउड होगा। पेटी एक्सपेंस कहते हैं उसको, जैसे डेली रूटीन के कार्टेज, पोस्टेज, कोई खाने पीने का खर्चा, कोई कॉफी चाय का खर्चा, ये रिकॉर्ड करने के लिए उसको परमिशन दी गई है मैनेजर को। बाकी जो बड़े खर्चे, जैसे ऑफिस का पूरा रेंट जाता होगा, वो हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है। ऑफिस की सैलरीज जाती होंगी, वो हेड ऑफिस पूरा ट्रीटमेंट देखेगा, वो रिकॉर्ड करेगा। तो मेन मेजर मेजर खर्चे, जो कॉस्ट लगी, जो खर्चा लगा उसको सामान को खरीदने में, वो तो वही हेड ऑफिस ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि खरीदी वही रहा है ना। तो ये सब बात है। आउट ऑफ द पेटी कैश प्रोवाइडेड टू हिम फॉर विच ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सिंपली पेटी कैश फ्लो, जिसके लिए पेटी एक्सपेंस मेंटेन करने के लिए उसको पेटी कैश प्रोवाइड किया होगा। ब्रांच मैनेजर कहेगा ना, मैं कार्टेज वाटेज कैसे भरूं, मुझे पैसे दो 1 तारीख को, तो हर 1 तारीख को या हर पीरियड की स्टार्टिंग में जो मेन हेड ऑफिस होता होगा वो इनको एक कैश भिजवा देता होगा। मान लो 10-12 हजार रुपए या 1-2 लाख रुपए, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। वो पहुंचा दिया, अब उसमें से खर्चा करने को बोला। अब इनके ऊपर है ये खर्चा करे, पैसे बचाएं या खर्च करें, उसके बाद वो एक एक रुपीज का हिसाब रखेंगे। उसके लिए मैनेजर, पूरा जो ब्रांच मैनेजर होगा वो अकाउंटिंग मेंटेन करेगा, और एंड में वो अपने जो मेन अकाउंटेंट होगा हेड ऑफिस का, उसको सबमिट कर रहा है। जो पैसे कम पड़ेंगे अगले महीने के लिए फिर से चार्ज करेंगे, फिर से ले लेंगे। और नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट रिसीव फ्रॉम कैश सेल, जो कैश सेल से अमाउंट हमको रिसीव हुआ, एंड डेटर्स इज आइदर रेमिटेड टू द हेड ऑफिस डेली और डिपॉजिटेड इनटू इन द अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस इन द सेम लोकल बैंक। मतलब इनके भी बैंक होगा, हेड ऑफिस का जो अकाउंट खुला होगा, तो जो डेटर या जो भी हम सेल करते हैं उससे जो मनी आएगा, भाई खर्चों की बात तो ऊपर हो गई कि मेन खर्चा ब्रांच देगा, छोटे मोटे खर्चे मैनेजर, जो ब्रांच का मैनेजर है वो रिकॉर्ड करेगा, हेड ऑफिस देगा मेन खर्चे तो रेंट सैलरी वजह से। लेकिन इनकम का क्या, व्हाट अबाउट इनकम, जो इनकम होगी चाहे डेटर से आ रही है बाद में पैसे उधार पे सेल करने पर, और चाहे कैश सेल करने पर हाथों हाथ कस्टमर से आ रही है, वो पैसे सारे के सारे हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट होगा मेन, उसमें जाएगा, ब्रांच का अपना अकाउंट नहीं होगा। और क्या है, द ब्रांच मैनेजर इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू सेल द गुड्स फॉर कैश, जनरली उसको कैश पे ही बेचने को कहा जाता है, बट ही मे बी ऑथोराइज टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट इन सर्टेन केसेस। ये भी आपको हेड ऑफिस से डिसाइड करेगा कि कुछ केसेस में आप उधार पे भी माल बेच सकते हो, वैसे आपको कैश पे अलाउड है। सच ब्रांचेस डू नॉट कीप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट, इस तरीके की ब्रांच अपनी पूरी अकाउंट मेंटेन नहीं करती है। दे सिंपली मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ सेल, ऊपर ऊपर का जितना सेल किया वो दिखाना पड़ेगा, डेटर का अकाउंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक तो सेल का दिखाना पड़ेगा। अगर ये अकाउंट्स नहीं भी मेंटेन करते, ठीक है, प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, पर जो आप कर रहे हो अपने काम को तो रिकॉर्ड करोगे। तो जो ब्रांच में क्या हो रहा है, सेल कर रहे हैं वो, तो वो सेल को पूरा रिकॉर्ड करेगी। उधार पे सेल कर रहे हैं, डेटर को रिकॉर्ड करना इज नेसेसरी। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टॉक रजिस्टर, उनको स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखाना पड़ेगा कि हेड ऑफ द ब्रांच से आपको इतना स्टॉक दिया गया था, इतना आपने बेच दिया, इतना आपका खराब हो गया, अब आपके पास इतना बचा है, ये प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। एंड फर्निश वीकली एंड मंथली स्टेटमेंट गिविंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ द हेड ऑफिस। आपको हेड ऑफिस को देना पड़ेगा वीकली या मंथली बेसिस पे, वो चेंज डिसाइडेड होगी।
दिस इनेबल्स द हेड ऑफिस टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर स्टॉक एट ब्रांचेस। वही अपना फिर जो होगा हेड ऑफिस जो होगा वो अपना प्रॉपर मेंटेन करेगा अपने स्टॉक को। ये होते हैं जो डिपेंडेंट ब्रांच कहलाते हैं, जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, ये अपने हेड ऑफिस की ब्रांच पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ये उतना पोर्शन तो प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे जितना इनका बनता है। जैसे स्टॉक का रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें मूवमेंट और क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। सेल की रिपोर्ट पूरी तैयार करनी पड़ेगी। डेटर का अकाउंट प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि इनसे इतने पैसे लेने पड़े। बस ये हो गया पहले वाले। एक आती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ब्रांचेस कीपिंग फुल स्टेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ये पूरी फुल्ली इंडिपेंडेंट है। दे आर अलाउड टू परचेज गुड्स individually from the market and also supply that to the head office if necessary. They can incur expenses from the cash realized and operate the bank account in their own names। मतलब खुद का बैंक अकाउंट होगा, खुद का कैश अकाउंट होगा, खुद से कैश मतलब कमाएंगे ये और सेल करेंगे। पूरी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है। खुद से स्टॉक परचेज कर सकते हैं, वेंडर से बातचीत कर सकते हैं प्रॉपर। दे ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट यूनिट फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पसेस। देयर ओनली लिंक विद द हेड ऑफिस। इनका लिंक होगा हेड ऑफिस के साथ। इज दैट दे आर ऑन्ड बाय द हेड ऑफिस एंड वॉट एवर प्रॉफिट दे अर्न और लॉस दे इंकर एंड अल्टीमेटली बिलोंग्स टू द हेड ऑफिस। जो एंड में प्रॉफिट और लॉस होगा उसकी जानकारी दे दी जाएगी हेड ऑफिस को, क्योंकि वो उससे बिलोंग करता है। ईयर में या 6 महीने में एक बार ऐसे दे दी जाएगी। बट ये अपना पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। इनको फंड की कमी होगी तो ये अपने ब्रांच से ही लेंगे। इनको ऐसा नहीं कि फंड की कमी हो गई लॉस हो गया तो जी हेड ऑफिस दे रहा है इनको पैसे। ये सेपरेट रजिस्टर्ड ब्रांचेस, इन्हें रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। ये प्रॉपर बिजनेस है एक प्रॉपर तरीके का। जैसे एक हेड ऑफिस बिजनेस चला रहा है वैसे एक सेपरेट बिजनेस चला रहा है। तो ये वो ब्रांचेस हो गए जैसे बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं। एक HDFC है, उसका प्रीत विहार अलग है ब्रांच, विकास मार्ग अलग ब्रांच है, शकरपुर अलग है, लक्ष्मण नगर अलग है। तो ये ब्रांचेस अलग अलग है। तो ये अपने आप में खुद का प्रॉफिट लॉस खुद अर्न करते हैं, खुद अपना सेटलमेंट करते हैं, खुद खुद का मतलब अलग स्टाफ मेंबर है। वहीं पे स्टाफ की सैलरी उधर ही जाती है। वो ब्रांच का पूरा अकाउंटिंग मेंटेन है, फुल अकाउंटिंग है। तो सच ब्रांचेस कीप अ कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। प्रिपेयर देयर ऑन ट्रायल बैलेंस, ऑन ट्रायल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस और अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। सच ब्रांचेस ओपन हेड ऑफिस अकाउंट इन देयर बुक्स। अपने कुछ ब्रांचेस अपने बुक्स में हेड ऑफिस का एक अकाउंट बना देते हैं जनरल एंड रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रांचेस एंड हेड ऑफिस इन दिस अकाउंट। मतलब जो अपना ब्रांच में हो वो भी रिकॉर्ड करते हैं, जो हेड ऑफिस में हो वो भी रिकॉर्ड करते हैं। कुछ ब्रांचेस ऐसा काम करती है, क्रॉस चेक करना इजी हो जाता है उसको कि हेड ऑफिस वाले जब ब्रांच का अकाउंट चेक कर रहे हैं और ब्रांच वाले हेड ऑफिस का अकाउंट चेक कर रहे हैं तो मैच हो रहा है, क्योंकि दोनों दोनों का अकाउंट बना रहे हैं। तो कुछ ब्रांचेस ऐसा करती है बट सभी ब्रांचेस ऐसा नहीं करती। लेकिन ये अपने खुद के ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर अकाउंट, लेजर, गुड्स जर्नल सब अपने खुद के बनाते हैं। एक होती है फॉरेन ब्रांच। तीसरी, व्हेन अ ब्रांच इज लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री इट इज कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। बाहर की कंट्री में आपकी है तो फॉरेन ब्रांच कहलाएगी। सच ब्रांचेस विल कीप देयर बुक्स ऑफ अकाउंट इन फॉरेन करेंसी। उसमें एक पंगा ये आएगा कि ये करेंसी चेंज हो जाएगी। अभी तक तो क्या था, आपकी ब्रांच एक नोएडा में, एक गाजियाबाद में, एक दिल्ली में, इस तरीके की बनी हुई है तो सारे अपनी करेंसी में ही है। मैच करना इजी हो जाएगा, टोटल टर्नओवर निकालना इजी हो जाएगा। अभी तक तो ये है। लेकिन अब क्या हो गया, फॉरेन ब्रांचेस में क्या हुआ कि फॉरेन कंट्री में है तो करेंसी दूसरी होगी। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग साइकिल भी दूसरी होगी। हो सकता है हमारा अकाउंटिंग 1 अप्रैल से 31 मार्च को क्लोज होता है, उनका 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्लोजिंग है। ऐसा हो सकता है। तो ये डिफरेंस आएगा। द डिस्टिंक्शन फीचर ऑफ फॉरेन ब्रांचेस, क्योंकि फॉरेन ब्रांचेस के डिफरेंट फीचर्स है, डिफरेंट करेंसी, डिफरेंट फाइनेंशियल पीरियड है। इज दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम देम विल बी इन फॉरेन करेंसी। आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी फॉरेन करेंसी में आएगी, विच हैज टू बी कवर्ड into the currency of the country of the head office before it is incorporated in the head office books। अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी करेंसी में, अपने स्टाइल में। फर्क आएगा, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन वो करेंसी में कन्वर्ट करके अपना लॉस प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मान लो वो ब्रांच है प्रॉपर तरह से, मान लो US में, तो अगर मान लो डॉलर में कोई प्रॉफिट हमें पता चला, उनको उन्होंने हमें बताया कि $50 का प्रॉफिट हुआ इसमें, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करके, जो करेंसी है हमारी उससे मल्टीप्लाई करके दिखाना। तो उसका पूरा प्रॉपर अकाउंटिंग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन कंपनी हैज अ ब्रांच इन नैरोबी, द ब्रांच ट्रायल बैलेंस will be in Kenya shillings।
ठीक है, उसमें मेंटेन होगा उस उनकी करेंसी में। द ट्रायल बैलेंस मस्ट बी कवर्ड इनटू रुपीज, उसके बाद हमें रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री करने से पहले। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, हाउएवर फॉरेन ब्रांचेस आर ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो फॉरेन ब्रांचेस एक तरीके की इंडिपेंडेंट ब्रांच भी कहलाती, बस है वो फॉरेन कंट्री में, तो इसलिए वो कहलाएगी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो इस तरह का मैं बोल रही थी आपको ट्री चार्ट या फ्लो चार्ट आप जरूर बनाकर आए थ्योरी क्वेश्चन में। किसी भी तरीके का थ्योरी हो, किसी भी तरीके का थ्योरी हो, आप ये चार्ट बनाए। ये आपका डिजाइन पैटर्न अच्छा कर देता है, आपका आंसर शीट का डिस्प्ले अच्छा कर देता है, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा देता है, अननेसेसरी आपके लाइंस भरने में मदद करता है। कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस लिखा, 2 लाइन तो आपके ये लाइन खींचने में चली गई, फिर आपने ये लाइन बनाई और नीचे को और 2 लाइन करी, 2 लाइन और आपकी खिंच गई। हाँ, थोड़ी सी थ्योरी लिखी हो, फ्री फ्लो चार्ट बना, तो वो थोड़ा सा डिजाइन आपका अच्छा कर देगा। चेक करने वाला मार्क्स उससे अच्छे देता है, खाली सिर्फ भरने भरने से मार्क्स अच्छे नहीं देता है, इस तरीके की फ्लो चार्ट की भी नीड होती है। ठीक है, तो ये आपका आधा पेपर पौना पेपर भर देगा। तो अकाउंटिंग डिपेंडेंट ब्रांच, सबसे पहला डिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहा है ये। डिपेंडेंट ब्रांच वो था जो अपने अकाउंट्स के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है, अपना अकेले वो कुछ परचेज नहीं कर सकता है। जो डिपेंडेंट ब्रांच है ना, वो सिर्फ इनसे माल ले सकता है हेड ऑफिस से। ठीक है, मोटा मोटा खर्चा उस ब्रांच का हेड ऑफिस ही अकाउंटिंग मेंटेन करेगा, लेकिन जो उनको काम करने के लिए दिया गया था उसकी तो उनको अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे माल दिया गया था इनको बेचने के लिए, तो जब 1 तारीख को माल बेचने के लिए भेजा गया और 30 तारीख को रिपोर्ट मांगी गई, तो इनको एक एक रिपोर्ट मेंशन करनी पड़ेगी। हेड ऑफिस को रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि इतना उधार पे माल बेचा है, उनसे पैसा अभी इतनी इतनी डेट को आएगा। इतना कैश पे माल बेचा है, उनसे कैश इतना आ गया, ये लो सबमिट कर लो। इतना चेक पे बेचा है, आपके बैंक अकाउंट में चला गया है, हेड ऑफिस के बैंक में इतना स्टॉक हमारे यहाँ बचा। ये प्रॉपर रिकॉर्ड देना पड़ेगा, तो उनको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, स्टॉक समरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट ब्रांच बनाएगा एक तो डेटर, डेटर सिस्टम मेंटेन करेगा, है ना, वो समझ में आई गया, क्योंकि उधार पे एंट्री करोगे तो यही सब बातें लिखी होगी इसके ऊपर। फाइनल अकाउंट सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम द हेड ऑफिस प्रिपेयर्स अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट in order to find out the profit or loss of each branch। बस एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जस्ट अपना प्रॉफिट लॉस मेंशन करने के लिए, और कुछ नहीं। उसमें सेल भी आ जाती है, उसमें वो जो माल आया इनके पास वो भी आ जाता है। एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, आपको स्टॉक और डेटा सिस्टम मेंटेन करना होगा, जिसमें स्टॉक भी मेंटेन होगा, डेटा भी मेंटेन होगा। ठीक है, तो सिस्टम बताए प्रॉपर। अगर डेटा सिस्टम मेंटेन कर रहे हो, मतलब एक तो आपकी ब्रांचेस हो गई 3 तरह की, जो डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, एक फॉरेन। डिपेंडेंट ब्रांच में भी जो अकाउंटिंग मेंटेन होती है वो 3 तरह से होती है, या तो आप डेटा सिस्टम मेंटेन करो या फाइनल अकाउंट सिस्टम मेंटेन करो। चाय बना दो, वो व्हाइट वाले कप में देना। फाइनल अकाउंट सिस्टम मेंटेन करो या स्टॉक डेटा मेंटेन करो, तीनों में से कोई एक सिस्टम आप मेंटेन करोगे, जो मतलब डिपेंडेंट ब्रांचेस है। डेटा सिस्टम में क्या होता है, as started earlier, the data system, the head office simply opens a branch account for each branch in which it records all transactions relating to the branch. The branch account also helps in ascertaining the profit or loss। तो branch आपका ये भी मदद करेगा। तो goods may be involved in to a branch at cost or selling price। अगर आपके गुड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो तो या तो कॉस्ट प्राइस पे होंगे या सेलिंग प्राइस पे मेंटेन होंगे। ऑल्सो कॉल्ड इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस को वही वाली बात इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग दे आर टू, मतलब अकॉर्डिंगली दे आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। अगर आप डिपेंडेंट वाली ब्रांच का डेटर सिस्टम मेंटेन कर रहे हो, तो आप अकाउंटिंग जो मेंटेन करोगे, पूरा मेथड मेंटेन करोगे, वो 2 तरह का, एक कॉस्ट प्राइस मेथड, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में क्या डिफरेंस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस मेथड ये, व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, उनको बिल बनाया जाता है कॉस्ट पे, जितने का वो पड़ा था। द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस टू रिकॉर्ड वेरियस ट्रांजेक्शंस इन द ब्रांच। ब्रांच वाले क्या एंट्री मेंटेन करेंगे, डिपेंडेंट वाले जो है बंदे, अगर वो मेंटेन करते हैं ये डेटर वाला मेथड, कॉस्ट प्राइस मेथड। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच है, वो मेथड यूज कर रहे हैं डेटर वाला, उसमें कॉस्ट प्राइस मेथड और इनवॉइस प्राइस मेथड 2 आते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस मेथड कैसे मेंटेन होगा, अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर गुड्स भेजे गए ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मतलब यहाँ पे वो कंसाइनमेंट अकाउंट वाला चैप्टर याद करिए,
कि जैसे हम कंसाइनमेंट पे माल बेचते थे, भेजते थे, तो उसमें हम लिखते थे सेल अकाउंट वगैरह या स्टॉक नहीं लिखते थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते थे। तो वैसे एक नाम होगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। जब माल वापस होगा तो रिटर्न के केस में गुड्स सेंट ऑन ब्रांच वही यूज होगा। तो ध्यान रखना है, जब माल भेजा गया ब्रांच को तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, ये हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि आपको पता है डिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच तो अपना अकाउंट प्रॉपर मेंटेन नहीं करता है, तो उनकी अकाउंटिंग तो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ये वो है। हेड ऑफिस अपनी रिकॉर्ड कर रहा है उस ब्रांच के लिए एंट्री। ब्रांच की एंट्री हेड ऑफिस कैसे मेंटेन करेगा, ये बात समझ में आ रही है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कि ब्रांच अपना प्रॉपर अकाउंटिंग तो मेंटेन करता नहीं है, वो सिर्फ दो चार चीजें मेंटेन करता है कि डेटर का अकाउंट बना लिया, कैश का अकाउंट बना लिया, सेल का अकाउंट बना लिया। लेकिन जो हेड ऑफिस थी वो इस ब्रांच के प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेगा। तो अगर वो डिपेंडेंट ब्रांच है और वो कॉस्ट प्राइस मेथड यूज कर रही है, मतलब हेड ऑफिस अलाउ कर रहा है कॉस्ट प्राइस मेथड के लिए, तो हेड ऑफिस ही क्या एंट्री करेगा उस ब्रांच के रिस्पेक्ट में। पहली, जब गुड्स हेड ऑफिस भेजेगा ब्रांच को, तो यहाँ पे ब्रांच का नाम भी लिखता है, जैसे दिल्ली ब्रांच भेजा, यूपी ब्रांच और दिल्ली ब्रांच दो है, तो ऐसे होगा टू गुड्स सेंट ऑन दिल्ली ब्रांच, इस तरह से नाम लिखा जाएगा। तो फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच का नाम होगा प्रॉपर। रिटर्न करेगा तो ऑपोजिट एंट्री कर दीजिए, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फॉर अमाउंट सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, अगर क्योंकि खर्चा करने के लिए अमाउंट भेजेगा ना ये बंदा, पेटी कैश वगैरह मेंटेन करने के लिए, पेटी कैश खर्चे मेंटेन करने के लिए, तो ये हेड ऑफिस वाले पर्सन ब्रांच में पैसा भेज रहे हैं, पैसा हो गया क्रेडिट। जब भी पैसा जाता है तो हेड ऑफिस क्या करेगा, कैश बैंक को क्रेडिट करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो ये वाला जो वर्ड है ना, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये तब यूज होगा जब सामान का ट्रांसफर और सामान का वापस आना हो। अगर सामान इंक्लूड नहीं है तो नॉर्मल ब्रांच अकाउंट चले, जैसे कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट चलता था ऐसा। फिर हमने पढ़ा था कंसाइनमेंट में जितने भी कंसाइनमेंट के दौरान खर्चे होते हैं, कंसाइनमेंट हमेशा डेबिट होता है। कंसाइनमेंट की जितनी भी इनकम होती है, कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है। ऐसे ही ब्रांच अकाउंटिंग है, ये जो वर्ड है ब्रांच अकाउंट, ये दो शब्द है। ये जो ब्रांच अकाउंट है, जब जब खर्चे होंगे तब तब ये डेबिट होगा, जब जब इनकम होगी तब तक ये क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अमाउंट भेजा गया खर्चे करने के लिए ब्रांच टू बैंक अकाउंट, हेड ऑफिस अपने पास एंट्री करेगा, ब्रांच दिल्ली ब्रांच को भेजा, दिल्ली ब्रांच अकाउंट टू बैंक अकाउंट। फॉर अमाउंट रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से पैसा आया क्योंकि माल बिका, पैसा आएगा हेड ऑफिस में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, उल्टा। ठीक है, खर्चे के लिए भेजा और अमाउंट आया। फॉर क्लोजिंग गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो सामान बचा वो ब्रांच ने वापस कर दिया इनको, अगर वो बिक नहीं रहा है तो। ठीक है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि रिटर्न हो गया ये, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट टू परचेज अकाउंट नाम आ गया, क्योंकि जब जब रिटर्न था तो गुड्स सेंड ऑन ब्रांच डेबिट था ना रिटर्न के लिए, तो यहाँ पर भी डेबिट हो गया। बट क्रेडिट ब्रांच अकाउंट नहीं हुआ, परचेज अकाउंट हुआ, क्योंकि ब्रांच से वापस नहीं आया, रिटर्न कर रहे हो आप, तो ट्रेडिंग से माइनस करोगे ये पैसा। फॉर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट एट द ब्रांच, कभी ब्रांच क्लोज हो रही है तो उसका एसेट वगैरह क्लोज करोगे ना, जो फर्नीचर होगा, जो मशीनरी लगी होगी, जो टेबल वगैरह लगा होगा, वो सब। तो ब्रांच एसेट टू ब्रांच, अगर आप क्लोज कर रहे हो ब्रांच का अकाउंट तो ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट करोगे और ब्रांच अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, ब्रांच में ब्रांच एसेट आपका क्लोज हो गया। फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज, चलो ये तो एसेट्स था। अगर आपकी उधारी जो है वो आप क्लोजिंग बैलेंसेस मेंटेन कर रहे हो ब्रांच के अंदर, तो ब्रांच टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, एसेट डेबिट होता है, तो लाइबिलिटी को एंट्री करने के ब्रांच डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटी। फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और लॉस, अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो प्रॉफिट हुआ तो ब्रांच टू जनरल प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लो, ब्रांच टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये एंट्रीज हो गई। तो इसी के बिहाफ पे इन्होंने ये एक लेजर बना के दिखा दिया। हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट बनाएगा ना, तो ब्रांच अकाउंट में कौन सी एंट्री आएगी, जो जो ब्रांच में डेबिट क्रेडिट थी बार बार, जैसे यहाँ पे ब्रांच डेबिट में है तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आएगा टू ब्रांच लाइबिलिटी, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय ब्रांच एसेट, तो ये ब्रांच अकाउंट बनाएगा। ये जो हेड ऑफिस है ये इसका पूरा एक अकाउंट बनाएगा, एक सिंगल, इसको बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। जर्नल एंट्री ऊपर हो गया, लेजर इस तरह से हो गया। अब पूरे फर्स्ट में भी सेकंड में भी यही चलेगा फॉर्मेट, यही फॉर्मेट चलेगा, यही जर्नल बनेगा, यही लेजर बनेगा, सिचुएशन एंट्री में चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये सिंपल सिचुएशन है, बिल्कुल समझने के लिए बहुत ही सिंपल है कि ब्रांच अकाउंट टी फॉर्मेट में बनता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट,
नॉर्मल ऐसी एंट्री होगी, डेट के साथ होगी अगर क्वेश्चन में डेट दी है तो, अगर नहीं दी तो बिना डेट के कर लो। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, इस तरह से प्रॉपर अकाउंट टी फॉर्मेट में बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे ब्रांच अकाउंट, अगर वो ब्रांच का नाम होगा जैसे दिल्ली ब्रांच है तो ऊपर लिखेंगे दिल्ली ब्रांच अकाउंट, वो नाम अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा क्वेश्चन को देख के। क्या क्या आएगा, सबसे पहले टू ओपनिंग बैलेंस आएगा। टू ओपनिंग बैलेंस जब हम डेबिट में लिखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रांच में ये बताएंगे हेड ऑफिस ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहा है उस ब्रांच के पर्पज से। सबसे पहले वो ये लिखेगा कि सबसे पहले इस ब्रांच में ओपनिंग है क्या, कितना ओपनिंग कैश है खर्चा करने के लिए, कितना हमने इनको स्टॉक दिया ओपनिंग बेचने के लिए, क्योंकि परचेज तो हुआ नहीं है इस ब्रांच में, परचेज तो हेड ऑफिस में हुआ था, इन्होंने ट्रांसफर किया ना सामान स्टॉक कैश सब कुछ। तो टू ओपनिंग बैलेंस में पहले तो कितने स्टॉक है, कितने के डेटर है, हो सकता है वो ब्रांच पहले से चलती आ रही, तो पिछले महीने के लास्ट डेट पे इतने रुपए के डेटर बचे थे, तो इस महीने की स्टार्टिंग में इतने रुपए के डेटर हो एज अ ओपनिंग होंगे ना, कि तुम्हें इनसे पैसे लेने बाकी हैं। पेटी कैश कितना है, फर्नीचर कितना है, मशीनरी कितनी है अगर कुछ होगा तो, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, ये तो हो गया तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद ये डेबिट में एंट्रीज आएंगी खर्चे वगैरह की, क्रेडिट में एंट्री आएगी सेल वगैरह की। इनकम की एंट्री क्रेडिट में, खर्चे की एंट्री मेजरली डेबिट। ठीक है, ये आपने पहले ओपनिंग बैलेंस बता दिया। अब आप टू गुड्स एंड और ब्रांच अकाउंट बताएंगे, यहाँ पर भी ऐसे होगा, बाय बैलेंस करके आ गया। ठीक है, बाय ओपनिंग बैलेंस करके आ गया। अगर ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का भी है तो डबल ओपनिंग बैलेंस नहीं हो गए। अगर ये तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस है कि तुम्हारे पास फर्नीचर इतने का पड़ा है, पेटी कैश इतने का पड़ा है खर्च करने के लिए, डेटर इतने के पड़े हैं, पैसा आना बाकी है, स्टॉक इतने के पड़े हैं बेचने के लिए, तुम्हारे पास क्रेडिटर का भी तो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। क्रेडिटर मतलब कुछ चीजें ब्रांच में परमिशन के साथ, हेड ऑफिस की परमिशन के साथ कुछ चीजें ब्रांच में खरीदी गई है इंडिविजुअली, बोला था ना ऊपर की कुछ केसेस में खरीदी जा सकती है परमिशन अगर हेड ऑफिस की हो तो हेड ऑफिस में कुछ नए सामान खरीदे थे उधार पे तो क्रेडिटर हो गए ना आपके। तो पिछले महीने के क्रेडिटर कितने ट्रांसफर हो रहे हैं ओपनिंग बैलेंस में, और आउटस्टैंडिंग खर्चे, वो खर्चे जिनके पैसे नहीं दिए आपने अभी तक, उधार पे है मतलब उनको पैसा भी देना पड़ता। अच्छा, बैंक अकाउंट जैसे पैसा आया होगा क्योंकि सेल हुआ होगा, तो सेल होने पर कितना पैसा आया आपको, कलेक्टिंग फ्रॉम डेटर्स, कितना पैसा डेटर से कलेक्ट किया, वो सारा आपका बाय बैंक अकाउंट करके लिखा जाएगा क्योंकि ये पैसा आने की एंट्री है। ठीक है, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, अगर गुड्स रिटर्न हुए तो यहाँ तो भेजे गए थे, यहाँ गुड्स भेजे हैं, यहाँ गुड्स रिटर्न किए। ठीक है, अच्छा भेजने के बाद कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, जो भी ब्रांच के खर्चे होंगे तो टू बैंक अकाउंट, ब्रांच के जितने भी खर्चे हैं वो टू में, ब्रांच की जितनी भी इनकम है वो बाय में, ब्रांच के जितने भी गुड्स भेजे गए हैं ब्रांच को वो डेबिट में, वापस आए हैं क्रेडिट। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, अगर ये वाला क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा तो वो अपोजिट आएगा, अगर ये वाला क्लोजिंग बैलेंस बचेगा स्टॉक बच गए डेटर बच गए एंड में, महीने के एंड में तो वही, अगर लॉस होगा तो ये, प्रॉफिट होगा तो ये। ठीक है, तो सीधा है ना, फिर जो क्रेडिट होगा तो खरीदेंगे, क्रेडिट माइनस शेयर में जाएगा। जो हम खरीदेंगे या जो भी खर्चा होगा वो सब डेबिट में है। हाँ, वो नॉमिनल वाला रूल याद रखो, एक्सपेंसेस आर डेबिट इनकम आर क्रेडिट, तीन बोलते हैं ना रियल पर्सन नॉमिनल वाला, तो नॉमिनल वाला रूल याद रखो इसके लिए कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट ऑल इनकम आर क्रेडिट। उसके केस में हाँ इक्वल होगा ना, दोनों टोटल इक्वल करना होगा, करने के बाद जो डिफरेंस निकलेगा उसी को प्रॉफिट लॉस बोलेंगे, है ना। कि समझिए आपके पास ये स्टॉक 4 लाख का, डेटर 2 लाख के, पेटी कैश कुछ का, फर्नीचर कुछ का, ये सब मिलाकर 5 लाख बना, 5 लाख का ये पड़ा है एसेट, और लाइबिलिटी पुरानी पड़ी है 2 लाख रुपए की, तो सीधा सीधा तुम्हारे 2 लाख पैसे देने बाकी है लोगों को, 5 लाख रुपए लोगों से लेना बाकी है, या तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करते हो, ये तो चलो 5 लाख तुम्हारे पास है ही, उसके अलावा गुड्स भेज देते हो ब्रांच में। उसके बाद क्या होता है, मतलब गुड्स रिसीव होता है, उसके बाद खर्चा होता है, ये सब करने के बाद इतने रुपए के गुड्स भेजे, इतने रुपए का खर्चा हुआ, इतने रुपए का माल बिक गया, इतने रुपए का गुड्स रिटर्न हो गया, इतने रुपए क्लोजिंग में बच गए, मतलब हमारे पास अभी बचा है, डेटर बचा है, स्टॉक बचा है, फर्नीचर बचा है, ये सब बचा है। तो बचे हुए पैसे कितने बचे हमारे पास, या इनकम कितनी मिला करके टोटल होता है 10 लाख, और खर्चे मिला करके, ओपनिंग मिला करके, लाइबिलिटी जो बची है देने के लिए वो मिला करके माइनस कर दो उस 10 लाख में से, वो बनती है 8 लाख, तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ आ गया। ठीक है, अगर यही चीज खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम बचत कम होती है, ये तुम्हारी बचत है क्रेडिट में, ये बचत कम है आपकी,
तो लॉस हुआ ना फिर। वैसे तो पहले ईयर अकाउंट बनना चाहिए फिर जनरल एंट्री करनी चाहिए ना। नहीं, जनरल पहले करते हैं, लेजर बाद में करते हैं। वो जनरल से ही कैलकुलेट करते हैं रफ में। तो अब क्वेश्चन में क्या होता है, जो क्वेश्चन आता है, अब मेजरली ब्रांच अकाउंटिंग में रियल टाइम सिनेरियो में तो ऐसे मेंटेन होता है कि पहले जनरल बनती है फिर लेजर, क्योंकि जनरल पहले बनती है, लेजर पोस्टिंग बाद में होती है, तो वो करते हैं ऐसे ही। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आपको सारी चीजें बनानी, या तो जनरल बनानी होगी या तो लेजर बनानी होगी, आपको बोला होगा इसके अंदर प्रॉपर। थैंक यू भाई। ठीक है, आपको इसके अंदर बोला हुआ होगा प्रॉपर कि या तो जनरल बनाइए या तो लेजर बनाइए। ठीक है, तो ऐसा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू दिल्ली ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 प्रिपेयर करिए ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो जर्नल एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, या बोल देगा प्रिपेयर ऑल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो कोई दोनों में से एक ही होगा। कह रहा है ब्रांच अकाउंट बनाइए आप हेड ऑफिस के अंदर, दिल्ली ब्रांच के अंदर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जिसमें स्टॉक दिया है, देखो ब्रांच का ओपनिंग, डेटर दिए ओपनिंग, पेटी कैश दिया ओपनिंग, गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,52,000 के गुड्स भेजे गए, कैश सेल हुई 60,000, ये सब डेबिट में है। ये तीनों डेबिट में होंगे। 2,52,000 भी डेबिट में होगा क्योंकि भेजा गया है। कैश सेल कहाँ जाएगी, क्रेडिट में चली जाएगी। रिसीव फ्रॉम डेटर क्रेडिट में, ये सारा अमाउंट क्रेडिट में, इतना आया पैसा, पैसा रिसीव भी क्रेडिट में। ये देखो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इनकम और कलेक्शन और बचत क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिट में 60,000 क्रेडिट में, 2,10,000 क्रेडिट में। क्रेडिट सेल हुई 2,28,000 रुपए की, वो भी क्रेडिट में, क्योंकि सेल तो टोटल दिखानी है ना। अच्छा, चेक सेंट टू ब्रांच, सैलरी का, रेंट का, पेटी एक्सपेंस का, ये ब्रांच के खर्चे हैं, डेबिट। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच क्रेडिट में, सीआर। स्टॉक एट ब्रांच क्लोजिंग क्रेडिट में, पेटी कैश क्लोजिंग क्रेडिट में, डेटर बचे क्लोजिंग क्रेडिट। यही आपको पूरा बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले बाय टू बैलेंस बीडी। अब ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते ना, बैलेंस बीडी लिखते हैं ना। अब ये क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस सीडी लिखते हैं। तो ये है टू बैलेंस बीडी, किसका, तीन चीजों का। स्टॉक का तुम्हारा 15,000 है, डेटर का तुम्हारा 30,000 है, और पेटी कैश का तुम्हारा 300 रुपए। ठीक है, अगर हम बात करें इन तीनों। गुड्स एंड टू ब्रांच 2,52,000 के स्टॉक भेजे गए, ये रहा। टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट पे 2,52,000। उसके बाद क्या बोलता है, कैश से हुई है 60,000 की, कलेक्शन हुई है 2,10 की, क्रेडिट से हुई है 2,28। तीनों आपके क्रेडिट में आएंगे। देखो देखो, कैश से हुई है 60,000 की, रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ है 2,10,000 रुपए का। तो पहले तो 270 दिखा दिया इन्होंने, क्रेडिट सेल इन्होंने नहीं दिखाई है। क्रेडिट सेल का देखते हैं, क्रेडिट सेल का उन्होंने नहीं दिखाया अभी। डेटर से 2,10 आने बाकी है, और 60,000 रुपए तुम्हारे आ चुके हैं, तो 270 तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका जो चेक ब्रांच को भेजा गया। सैलरी का चेक 9,000, रेंट का 1,500, पेटी कैश 1,100, 11,600 का खर्चा, 11,600 का खर्चा, ये रहा पूरा सेट दिखा दिया टू बैंक अकाउंट करके। ठीक है, मैम जैसे अंदर जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेट करके तो बाद में, हाँ दो 5 मिनट। जैसे अंदर हमें कैलकुलेट करके फिर मुझे दिखाना है। हाँ तो ये बाहर दिखाना है ना, अंदर वो तो कैलकुलेट, बाद में दिखाना है, जो टोटल करके जो छोटे छोटे जो होंगे अमाउंट हाँ वो अंदर दिखाना निकल है। के फिर बाद। तो कैलकुलेशन बाद में मिस्टेक कम होगी, इजी हो जाएगा, क्योंकि छोटी कैलकुलेशन आप पहले कर चुके हो, ऐसा। ठीक है, फिर ये आ गया। उसके बाद बोला था इसमें क्लोजिंग बचा है हमारे पास, बुक्स रिटर्न कर दी 2,000 के, 2,000 की रिटर्न की एंट्री आ गई। अच्छा, उसके बाद स्टॉक जो ब्रांच का मतलब हुआ है, बचा है 25,200 और 48,000 की, ये क्लोजिंग स्टॉक बचे, क्लोजिंग चीजें बची। तो ये क्लोजिंग, ये 25,000 का आपके पास स्टॉक बचा है, डेटर आपके 48,000 के बचे हैं, ब्रांच पेटी कैश आपके पास 200 रुपए का बचा। बस। तो सबसे आगे बाय बैलेंस जो बाय बैलेंस की हेडिंग की तरह होगा। हाँ, इसको बचाने के लिए करते, जो इन्होंने पूछा कि आप अंदर भी कर सकते हो, इन तीनों को भी अंदर करना था, इन्होंने बाहर कर दिया है। आप इन तीनों को अंदर करो, जैसे ये किया आपने। हाँ, कि इसी के तरीके का करो, अंदर करो टोटल बाहर लिख दो। जैसे ये किया, अंदर किया टोटल बाहर लिख दिया है। इसको भी आप अंदर कर सकते हो, इन तीनों को आप अंदर करो टोटल बाहर लिखो, ये चीज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, टू एक बार लगा दिया तो सब में टू लगाने की नीड नहीं है, बाय एक में लगा दिया तो सब में बाय लगाने की नीड नहीं है, ऐसा। बाकी अलग अलग लाइन का तो बाय देना पड़ेगा। और अगर ये टोटलिंग टोटलिंग करते हो तो एक लाइन छोड़ देना अगली एंट्री। इन तीनों में तो नहीं छोड़ी है, बट फिर लाइन छोड़ के हमने अगला वाला किया, तो वो थोड़ा सा आपका लेंथ भी बढ़ा देगा आंसर की, लाइंस को, और थोड़ा सा गैप दिखेगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो ये चीज है। अब क्या होता है, 270 का तुमने सेल किया टोटल, तुम्हारी टोटल सेल इतने की हुई है,
पैसा आया नहीं है तो उधार वाली एंट्री इन्होंने करी नहीं है अभी। जो पैसा आया उसकी एंट्री दिखाई इन्होंने कि 270 तो तुमको पैसा आया, 2000 के गुड्स तुमने वापस कर दिए, 25,000 48,200 तुम्हारे पास, ये सब बचत हो गई। ये तुम्हारी इनकम और बचत है, इनकम और बचत है। वो तुम्हें इतनी हुई 345,200 की। उसमें से सिर्फ ब्रांच का, ये जो ब्रांच मेंटेन हो रही है, उनके खर्चे सिर्फ 11,600। 252 का स्टॉक भेजा था। जो ओपनिंग बचे थे वो भी काटो, क्योंकि क्लोजिंग जो बचे हैं उसमें से ओपनिंग काटने पड़ेंगे। तो जो इंटरनली आपको इस महीने या इस साल जो प्रॉफिट हुआ वो 36,300 का। अगर ये महीने का बना रहे हो तो महीने का है, साल का बना रहे हो तो साल का। डेट एसएच दी नहीं थी तो डेट का कॉलम उन्होंने रखा नहीं। आप डेट का कॉलम रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत। सेम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करके बना दिया। संकट मोचन लिमिटेड वाराणसी से ओपन करते हैं ब्रांच एट मद्रास। ठीक है, एक मद्रास में भी ब्रांच ओपन की जाती है जनवरी 1 को। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ब्रांच। ठीक है, जिसमें कैश रेमिटेंसेस मतलब जो कैश आपको दिया गया था टू ब्रांच टूवर्ड्स पेटी कैश, 6,000 रुपए। पेटी कैश एट ब्रांच क्लोजिंग इतना बचा है, डेटर क्लोजिंग इतना बचा, स्टॉक इतना बचा है। गुड्स एंड टू ब्रांच 75,000 भेजे गए थे, गुड्स भेजे गए थे। कैश सेल दिखाती 50,000 की, उधार पे 60,000 की। सैलरी ब्रांच की स्टाफ की जो पेड बाय दी हेड ऑफिस हुई है 15,000 हुई है। ऑफिस के एक्सपेंस जो पेड ऑफिस हेड ऑफिस के द्वारा पे हुआ है वो 12,000 का हुआ है। कहता है ब्रांच अकाउंट शो करिए एंड शो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच। सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, सेम ही है ऊपर वाले की तरह। सबसे पहले गुड्स को जो मतलब भेजे गए, सामान भेजे गए वो डेबिट में। ठीक है, कैश सेल हुई 50,000 की, उधार सेल हुई 60,000 की। 50,000 रुपए की सेल हुई आपकी, उधार दिखानी नहीं है आपको, कलेक्शन हुआ होगा, जो कलेक्शन हुआ होगा वो दिखाएंगे यहाँ पे। कुछ मिसप्रिंट है। हाँ देखो ये ना, ये भी तुम्हें दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। डेटर क्लोजिंग कितने बचे और थे कितने डेटर, तो 55,000 के बचे ना। डेटर से रिसीव हुआ होगा ना लास्ट में पैसा। मतलब क्या हुआ है, ये आपको दिमाग में लगाना है कि आपके स्टार्टिंग में 75,000 का स्टॉक भेजा गया। उसके बाद क्या होता है, कैश सेल जो उस 75,000 में से जो कैश सेल नगद सेल कर दी वो 50,000 की सेल हो गई। 50,000 इमीडिएटली आ गए, 60,000 की उधार पे बेचा गया, तो 60,000 पैसे नहीं आए। पैसा नहीं आया तो उधार की एंट्री नहीं दिखा सकते आप सिर्फ दो ही एंट्री दिखाएंगे कि जब इन उधारी वालों से पैसा आ जाएगा और उधारी वाले बचेंगे कितने। तो क्लोजिंग डेटर कितने बचे एंड में, 5,000, और इसमें ओपनिंग डेटर थे ही नहीं, तो क्लोजिंग डेटर 5,000 बचे। तो आपकी जो उधार से ली थी 60,000 की, उसमें से 5,000 रह गए लेने, तो 55 ले लिए होंगे ना। वो लिखा नहीं है कहीं पर भी, बट तुमको मानने ले लिए। ठीक है, तो वो एंट्री यहाँ दिखा है, देखो 55,000 के लोगों से पैसा आ गया और 50,000 का सेल हो गया, और जो 5,000 बचा वो क्लोजिंग डेटर में ही है। टोटल 1,10,000 की सेल हुई थी, 1,10,000 का तुमने दिखा दिया, 60 + 50, 1,10,000 दिखा दिया तुमने। यहाँ 55 50 और यहाँ 5, 1,10,000 हो गए। ठीक है, वो दिखा दिया। उसके अलावा सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस ये रहे खर्चे। ठीक है, जो कैश का खर्चा हुआ 6,000 रुपए का वो यहाँ दिखा दिया, पेटी कैश का खर्चा हुआ ना। क्लोजिंग में जो आपके पास पेटी कैश डेटर और स्टॉक बचे वो आपने यहाँ दिखा दी। अब आपके पास इतने का क्लोजिंग बच गया, इतने लोगों से लेने बाकी है, इतने का स्टॉक बचा, इतने का कैश बचा, इतने का आपका एक कैश है 1,05,000। टोटल मिला के 1,37,500 आपका प्रॉफिट है या बचत है। उसमें से 75,000 रुपए हटा दो सामान का कॉस्ट प्राइस, 27,000 रुपए हटा दो सामान के खर्चे, 6,000 पेटी खर्चे हटा दो, 29,500 का आपका प्रॉफिट है। इस तरीके का क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, ट्राई करो। एक का क्वेश्चन और आंसर दोनों भेज देती हूँ, फिर एक का क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन भेजती हूँ, उसको ट्राई करो ताकि ब्रांच समझ में आ जाए। इसका रिवीजन नहीं होगा दोबारा, ये ब्रांच अकाउंटिंग अभी पढ़ रहे हैं, अभी खत्म हो, तो साथ साथ कर लो तो ज्यादा बेस्ट है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो कम से कम उसको निपटा सके। ठीक है, इसमें एंट्री के मार्क्स मिलते हैं। मान लो आपने ये 10 एंट्री है और आपकी 8 एंट्री ठीक है, 2 गलत हो गई है, तो उसमें 2 के मार्क्स कटते हैं, पूरा नहीं कटता, ये 8 एंट्री के मार्क्स आपको मिलते हैं। हाँ, हो सकता है लेजर बनाने को हो जा सकता है, जनरल को आ जाए। जनरली ब्रांच में लेजर ज्यादा होता है, ब्रांच अकाउंट बनाओ ऐसा ज्यादा कहता है। तो इसकी रिवीजन नहीं होगी, रिवीजन बाकी सब्जेक्ट की होगी जो पहले पढ़ के भूल चुके हैं हम। इसकी रिवीजन नहीं होगी, इसको हाथों हाथ निपटाओ कि समझो ये रिवीजन भी हो रही है साथ साथ। इसको ब्रांच का क्वेश्चन हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका भेज देती हूँ सारा कुछ।